हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे आज। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 25। सेक्शन डी के क्वेश्चंस 4 नंबर के होते हैं, तो इसमें आपको ना तो ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं ना आपको बहुत लॉन्ग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थिंक ऑफ एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ स्ट्रैटेजीज भी पढ़ी थी। तो आगे पूछ रहा है कि सजेस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज फॉर द सेम। तो बेसिकली तो इसमें स्ट्रैटेजीज बतानी है, लेकिन पहले आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे स्टार्ट हुआ है तो आपको आंसर भी उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में आप जनरली एक इंट्रो दे सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस या बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट नेशंस। मतलब दो नेशंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है जो अलग अलग नेशन में है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर कॉन्फ्लिक्ट होता है जब कंपनीज के बीच में होता है। पब्लिक सेक्टर कॉन्फ्लिक्ट होता है जब उसमें नेशंस इन्वॉल्व होती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या होता है? इंडिपेंडेंस के लिए, पावर के लिए, किस तरह की पावर, सोशल पावर, फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर, तो ये सारे रीजंस हैं। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट में आपको एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप यूएसए और अफगानिस्तान का, तालिबान का कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल दे सकते हो, या इंडिया पाकिस्तान का। सबसे सिंपल है आपको एग्जांपल देना, इजी है। तो ऐसे कोई एग्जांपल देके कि फॉर एग्जांपल सपोज वी आर टेकिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये फिजिकल बाउंड्रीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। इंडिपेंडेंस है, पावर है। तो इसको आपने कॉन्फ्लिक्ट का अब सजेशंस बताने हैं, स्ट्रैटेजीज बतानी है कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चैप्टर 7 पे चलते हैं, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो अगर हम चैप्टर 7 के इस टॉपिक पे आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, तो यहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्ट की कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी कि हम किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, हमें उससे रिलेटेड बतानी है। आप सारी स्ट्रैटेजीज भी लिख सकते हो, बट लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में, उसको इंट्रोड्यूस करते हुए आप उसको रिजॉल्व करने की सॉल्यूशन बताओ। तो अब जैसे अगर हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट लिया है, तो हम उसमें किस तरह के स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं। अगर आप ये वाली पहली स्ट्रैटेजी लो, इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो कि दोनों के बीच में कॉपरेशन हो सकता है, या फिर कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल कुछ इस तरह की पॉलिसी हो सकती है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, जो दोनों ही पार्टीज़ को बेनिफिट करे, वो कॉपरेटली उस चीज़ के लिए काम करें। तो ये स्ट्रैटेजी उसमें आप लिख सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी ये लिख सकते हो जैसे ऑल्टरिंग परसेप्शंस हैं। ऑल्टरिंग परसेप्शंस में क्या होता है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हो, एक दूसरे के बीच में एम्पैथी इंक्रीज़ करते हो, मीडिया की अपील्स होती हैं, एजुकेशनल अपील्स होती हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप मीडिया के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, दोनों सोसाइटीज़ के बीच में थोड़ी सी एम्पैथी इंक्रीज़ कर सकते हो एक दूसरे को लेके। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, आपस में दोनों कम्युनिटी का कॉन्टैक्ट बढ़े, दोनों नेशंस का आपस में कॉन्टैक्ट बढ़े, एक दूसरे से मिलना जुलना ज़्यादा हो, दोनों की अथॉरिटीज़ का मिलना जुलना ज़्यादा हो। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आप उसमें डाल सकते हो। रीड्राइंग ग्रुप बाउंड्रीज़ का मतलब फिर से पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए जिसमें ये डिसाइड किया जाए कि वो कैसे एक दूसरे के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, रिसोर्सेज को आपस में बांट के। नेगोशिएशन में आप बता सकते हो कि नेगोशिएशन में जैसे यूजुअली क्या होता है कि जो ऐसे नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें नेगोशिएशंस ही चलती हैं, और नेगोशिएशन के लिए कभी कभी थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, जैसे यूएन इन्वॉल्व हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना है। तो इस केस में इंडिया पाकिस्तान में भी वी कैन इन्वॉल्व थर्ड पार्टी। यूएन की तरह एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती है जिसमें दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस पे लेके आया जा सके। तो ये इस तरह से आप ये 3-4 स्ट्रैटेजीज उसमें डाल सकते हो। प्लस आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप नॉर्म्स। तो एक दूसरे के ग्रुप के नॉर्म्स के, एक दूसरे के ग्रुप के कल्चर को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के कम्युनल राइट्स,
एक दूसरे की कम्युनल स्ट्रैटेजीज़ को रिस्पेक्ट करें। तो ये आपने स्ट्रैटेजीज़ तो लिखनी यही वाली हैं जो आपकी बुक में दी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने उस व्यू पॉइंट से लिखना है कि जो आप उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट कर सको जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने मेंशन किया है। क्वेश्चन डायरेक्ट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इन्होंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पूछा हुआ है कि अगर आप रियलिटी में देखो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें आप इन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपने इसलिए थोड़ा सा आप सीधा सीधा लिखने के बजाय थोड़ा सा उस कॉन्फ्लिक्ट को मेंशन करते हुए लिखोगे तो आपका आंसर ज़्यादा बेटर बनेगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर है। और नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं इसमें जैसे आजकल के टाइम पे हम लोग एक बहुत ही बड़े डिज़ास्टर्स को से कोप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोविड-19 का है। तो बाई चांस आपके एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो उनका जो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है, तो उससे हम कैसे उससे प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस को मिनिमाइज करने के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। मतलब कोई आप एक ऐसा प्लान डेवलप करो, डेवलप एनी वन प्लान विच कैन बी यूज्ड एट कम्युनिटी लेवल। तो ऐसा कोई प्लान डिवाइस करो जो कम्युनिटी लेवल पे लोगों की हेल्प कर सके उस डिज़ास्टर को इफेक्टिवली डील करने के लिए। तो इसमें तो आप जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं इसी का ही कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। आजकल ये डिज़ास्टर जो नेचुरल डिज़ास्टर ही माना जाएगा, जो जिस तरीके से ये हर जगह पे है और इसको कैसे हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके इसके कॉन्सिक्वेंस को कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था। और अगेन ये क्वेश्चन भी आपके ये क्वेश्चन आया था आपके चैप्टर नंबर 8 में से। तो हम लोग चैप्टर 8 में चलते हैं। तो ये चैप्टर 8 में नेचुरल डिज़ास्टर्स का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने आगे जाके ये पढ़ा था कि कम्युनिटी लेवल पे इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस थे जैसे वार्निंग्स, कि वार्निंग देके, जैसे कई बार क्या होता है कि साइक्लोन्स आने लगते हैं, कई बार तो फ्लड आने लगता है, तो वहाँ के जो फिशरमैन होते हैं उस एरिया के, उनको रेडियो पे वार्निंग्स दे दी जाती है कि आप वहाँ से हट जाओ, खाली कर दो सी एरिया सारा, क्योंकि साइक्लोन आने के चांसेस हैं। तो वार्निंग दे सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे। सेफ्टी मेजर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब ये आप कोविड-19 का एग्जांपल, खैर उस टाइम आप नहीं लिख सकते थे जब आपके एग्ज़ाम हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम ये इतना ज़्यादा था नहीं यहाँ पे। बट अगर हम उसका एग्जांपल लें तो आप ये बता सकते हो कि आजकल सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि हम जैसे लॉकडाउन कर दिया है, इंटरनेशनल मूवमेंट बंद कर दी है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट ना हो, इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही होता है जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो ये तो इतना फास्ट होता है कि इसकी तो वार्निंग देना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो बाद में फिर पहले से ही लोगों को एक मेंटली प्रिपेयर होके रहना पड़ता है कि जब इस तरह की कोई कंडीशन आए तो उनको किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है, कैसे कैसे बचना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं होना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत घबरा जाते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी हो जाती है। तो उनको एक तो मटेरियल रिलीफ प्रोवाइड करना, आपने उसमें ये लिखना था कि आपको उसके बाद मटेरियल रिलीफ प्रोवाइड करना है, जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिकल हेल्प देना ज़रूरी होता है। फिर उनको काउंसलिंग भी करनी है, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल रिलीफ भी तो चाहिए। अगर कईयों को क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ट्रॉमा सा हो जाता है उनके लिए, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। फिर बाद में उसको फॉलो अप करना है रेगुलरली। तो इस तरीके से आपने इसकी स्ट्रैटेजीज बतानी है कि कम्युनिटी लेवल पे कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो अगर बाई चांस कभी नेचुरल डिज़ास्टर फेस करना पड़ भी जाए तो इसमें आप इस तरीके से आपका आंसर इसमें बनेगा। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटीट्यूड, और इसके वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं आपने। तो एटीट्यूड को डिफाइन करना है आपने, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं ABC कंपोनेंट्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे, ABC कंपोनेंट्स। तो ये चैप्टर 6 है, इसमें एटीट्यूड की डेफिनेशन दी हुई है। एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक। और कंपोनेंट में आपने ABC कंपोनेंट समझाने हैं, जैसे अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, जो आपकी सोच होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसका थॉट प्रोसेस जो होता है आपका। अफेक्टिव में इमोशनल कंटेंट आ जाता है कि आप इमोशनली कैसा फील करते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए।
और बिहेवियर कंपोनेंट में आप किस तरीके से एक्ट करोगे, उसके ऊपर किस तरीके से बिहेव करोगे। तो ये एटीट्यूड के कंपोनेंट्स तीनों आपने उसमें लिखने हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ लाइफ स्किल्स कैन हेल्प मीट लाइफ चैलेंजेस। लाइफ स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइफ स्किल्स की वजह से हम चैलेंजेस कैसे मीट कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में चैलेंजेस कैसे मीट कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स के बारे में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन है। क्या होते हैं लाइफ स्किल्स? जैसे सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, क्रिएटिव थिंकिंग, असर्टिवनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस, परजीवरेंस, ये सारे लाइफ स्किल्स हैं। ये लाइफ स्किल्स क्यों ज़रूरी है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लाइफ के लिए ये स्किल्स होने ज़रूरी हैं, प्रॉपर लाइफ के लिए। तो लाइफ में ये सब स्किल्स होंगे तभी हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को मीट कर पाएंगे अच्छे से। तो चैप्टर 3 पे चलते हैं हम, जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है लाइफ स्किल। तो यहाँ पे ये लाइफ स्किल्स के बारे में बताया हुआ है कि लाइफ स्किल क्यों ज़रूरी है। आपके एवरीडे लाइफ की जो डिमांड्स होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उसको आपको अगर कोप अप करना है तो आपके अंदर ये सारे लाइफ स्किल्स होने चाहिए। असर्टिवनेस, रैशनल थिंकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, क्योंकि ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल करियर, इस तरह की चीज़ों में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे सारे ये लाइफ स्किल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, रैशनल थिंकिंग। तो ये सब आपने यहाँ पे समझाना था इस क्वेश्चन में। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। तो आगे चलते हैं अब इसके और दूसरे पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है जो बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अगेन चैप्टर 3 का ही है। इसमें भी डायरेक्ट इन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पूछी हुई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में आपकी दी हुई है टेक्निक सारी की सारी। तो ये टॉपिक है यहाँ पे पेज नंबर 62 पे आपके चैप्टर नंबर 3 में, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और इसमें टेक्निक्स क्या दी हुई हैं? एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक बताई हुई है, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन प्रोसीजर्स हैं। बायो फीडबैक है, बायो फीडबैक अपनी बॉडी के बायोलॉजिकल फीडबैक लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्रिएटिवली विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमेजिनेशंस को यूज़ करके अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रेस रिडक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन और फॉलोअप होता है। एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, और यही आपने टेक्निक्स इस क्वेश्चन में समझानी थी कि स्ट्रेस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट में से आपने एक करना था। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी 2 पार्ट हैं जिसमें से आपने एक करना है, तो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ये कह रहा है डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एनी 2 एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे अब हम। यहाँ पे देखो ये टॉपिक है आपके चैप्टर 4 में, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और इसमें सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, और आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिम्टम्स। तो अगर हम इसके सिम्टम्स में जाएं तो इसके नीचे जब आप जाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगा यहाँ पे, मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर्स और उसके सिम्टम्स। तो बस यही सिम्टम्स हैं जो आपने उसमें बताने थे, एक एक करके आप उसमें लिख देते। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आएंगे। प्रोलॉन्ग वेग अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर, फिर पैनिक डिसऑर्डर आएगा, पैनिक अटैक, ब्रेथलेसनेस, स्पेसिफिक फोबिया आएगा, किसी एक चीज़ को लेके फोबिया होता है जब। सेपरेशन एंजाइटी, जब अलग होने की एंजाइटी होती है अपने पेरेंट्स से, अपने घर से। और बाकी डिसऑर्डर्स जो है इस कैटेगरी के। तो ये सिम्टम्स आपने उसमें बताने थे, जो 29 का पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो आपको या तो ये वाला पार्ट करना है, या फिर अगर ये नहीं आता तो आपको ये करना है, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर।
ईटिंग डिसऑर्डर भी आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखे थे। ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से आते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा आता है, उसमें बुलीमिया आता है, बिंज ईटिंग आती है, तो उसके सिम्टम्स भी आपको वहीं मिलेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको चैप्टर में जाके। तो ये फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, आप मेरी 11th-12th की वीडियोस पे जाके देखिए, हमने एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स में 3 आते हैं आपके, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसमें हम जिन लोग एनोरेक्सिक होते हैं वो खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ताकि वो ओवरवेट ना हो जाए। उनकी स्केलेटल अपीयरेंस हो जाती है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं। फिर बुलीमिया है, बुलीमिया में जो पर्जिंग करते हैं, पहले एक्सेसिव अमाउंट खा के फिर पर्जिंग करते हैं। तो इसमें भी जो है बॉडी की बहुत डिस्टॉर्शन, बॉडी शेप बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसके बाद बिंज ईटिंग होता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे आपके डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको उस क्वेश्चन में 29 के दूसरे ऑप्शन में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, जो आपको थोड़ा सा इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पूछा हो, लेकिन फिर भी बहुत डायरेक्ट है क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है कि अंगद हैज़ बीन अ टॉपर इन क्लास, ही वेंट टू द टॉप मोस्ट कॉलेज where he was neither sensitive to his own self or to others. This led to problems interpersonal with reference to his condition. Explain the importance of emotional intelligence in his life. तो क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही है, लेकिन इन्होंने एक स्टोरी बना के पूछा हुआ है कि अंगद अपनी क्लास का टॉपर है, तो जब वो टॉप मोस्ट कॉलेज में जाता है तो ना तो वो अपने आप पे कोई सेंसिटिविटी है उसके अंदर अपने आप को लेके, ना दूसरों को लेके, इमोशनली बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। तो इसकी वजह से उसको इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरों के साथ रिलेशंस बनाने में, बात करने में। इसकी वजह से क्या है, उसकी लाइफ में उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। क्योंकि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा था कि किसी को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अकेडमिकली नहीं, बेशक वो टॉपर है क्लास का, अकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट है, पर जब तक इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की व्यू पॉइंट्स को समझना, एम्पैथाइज करना, उनके साथ डील करना पड़ता है। जब भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो होना बहुत ज़रूरी है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 1 में। तो वहीं पे चलते हैं हम। चैप्टर 1 में हम आ गए। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक दिया हुआ है, इसमें एक लाइन पढ़ो आप, मैंने मार्क करी हुई है। यू मे फाइंड दैट पीपल हु आर अकेडमिकली टैलेंटेड बट आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक की, कि जो लोग अकेडमिकली बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग फिर भी इमोशनली अगर इंटेलिजेंट ना हो तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो वो अपने इमोशंस को मॉनिटर नहीं कर सकते, वो दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ सकते। और जब आप अपने करियर में जाते हो आगे फर्दर, आपको रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं अपने बॉस के साथ, अपने वर्क प्लेस में अपने लोगों के साथ। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उससे आपका पर्सनल वेलबींग इंक्रीज़ होता है, मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है आपके अंदर, दूसरे के अंदर भी आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, आपकी टीम प्लेयर की एबिलिटी नज़र आती है, उसमें परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है तो आप वो सब नहीं कर सकते। तो इसमें आपने बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी इंपॉर्टेंस समझानी है, एज कीपिंग इन व्यू के अंगद जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यों उसके पर्सनल रिलेशनशिप खराब है, क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नहीं है दूसरे लोगों के लिए, वो दूसरों की इमोशंस को नहीं समझ पाता है, ना ही अपने इमोशंस को। तो दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं। सिर्फ एकेडमिकली रिकॉर्ड अच्छा होने से उसके रिलेशनशिप नहीं बनते हैं। दूसरों के इमोशंस को समझना, रिएक्ट करना, दूसरों के लिए केयर दिखाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में। और रिलेशनशिप जब आपके बने होते हैं तो ही आप आगे लाइफ में, एक होता है ना, हमने मैस्लो की हायरार्की में पढ़ा था कि आपके सारे नीड्स पूरे होने चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका सिक्योरिटी नीड पूरा करता है, आपको सिक्योर फील कराता है कि आपके पास रिलेशनशिप हैं जिन पे आप डिपेंड हो सकते हो। तो आपके सिक्योर नीड्स पूरे नहीं होंगे तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे करोगे?
तो ये भी एक वन ऑफ द नीड होता है, जिसको आप अगर पूरा ना कर पाओ तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज या फिर अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकते। तो ऐसे आपने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन था, इसके जो 4 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद आपका जो सेक्शन ई स्टार्ट होगा लास्ट में, जो 6 मार्कर्स हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिटेल लिखना होता है। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। और डिटेल लिखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें बस लिखते ही जाना है, चाहे कंटेंट कुछ भी हो। आपके जो पेपर है इसमें टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से एग्जांपल्स दे सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से सेंटेंसेस बना सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपकी रिटन एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप एक्सप्लेन अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट और टू द कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आंसर। एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पोर्शन सेक्शन ई भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।